बिहार, ये नाम सुनते ही आपके माइंड में कुछ आए या ना आए, लेकिन पिछड़ा, गरीब, अनएजुकेटेड लोग, ओवर पॉपुलेशन, ये सब जरूर आता होगा। लेकिन ऐसा क्या किया गया कि जहाँ से बुद्ध, महावीर, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोग आते हों, जो बिहार से ही पूरे अखंड भारत का निर्माण किया हो। लेकिन आज बिहार की ऐसी हालत कर दी गई कि अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट ना मानकर यहाँ कैसे भी जिंदा रहने को ही डेवलपमेंट माना जाता है। यहाँ के नेताओं ने बिहार के लोगों को इस तरह ब्रेन वॉश किया कि आज यहाँ डेवलपमेंट की मांग न करके लोग सिर्फ और सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की मांग करते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बकवास है, लेकिन आप मुझे कुछ मिनट का टाइम दो, आप खुद समझ जाओगे कि बिहार को कैसे सोची समझी साजिश के तहत बर्बाद किया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिहार पहले से गरीब और पिछड़ा स्टेट रहा है। अंग्रेजों के समय बिहार और बंगाल एक मेजर ट्रेडिंग हब था और यहाँ से पूरे एशिया और यूरोप में व्यापार होता था। वहीं दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से स्टूडेंट पढ़ने आते थे। लेकिन यहाँ के नेताओं ने बिहार की ऐसी हालत कर दी कि आज बिहार के रहने वाले लोग भी बिहार में पढ़ना नहीं चाहते। बिहार की बर्बादी की शुरुआत अंग्रेजों के समय ही हो गई थी, जब 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू जमींदारी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम के थ्रू एक जमींदार होता था जो किसानों से टैक्स वसूल कर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। ये टोटल लैंड रेवेन्यू का 10/11 होता था। किसानों से हाई टैक्स लेने के कारण उन्हें लोन लेना पड़ जाता और कई बार फसल खराब हो जाने की वजह से लोन को वापस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से किसानों को अपनी जमीन भी छोड़नी पड़ती थी। जमींदारों ने भी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी अच्छे कदम नहीं उठाए। इन्वेस्टमेंट की कमी और ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बिहार की एग्रीकल्चर और भी बदतर हो गई। जमींदारी ज्यादातर अपर कास्ट के लोगों को ही मिलती थी, जिसकी वजह से लोअर कास्ट के किसानों को काफी परेशान किया जाता था। यही कारण रहा कि जमींदारी व्यवस्था की वजह से बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का जन्म हुआ। जब बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह बने तो इस चीज को महसूस किया और देश के पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर बने जिन्होंने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया। ऐसा नहीं है कि उस समय बिहार की स्थिति खराब थी। इनके शासन काल को एक फेमस इकोनॉमिक्स श्री एपेल्वी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य बताया था और बिहार को देश का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बताया। इन्होंने मात्र 10 सालों के शासन काल में इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में काफी बेहतरीन सुधार लाए। इन्हीं के शासन काल में स्वतंत्र भारत की पहली रिफाइनरी बरौनी ऑयल रिफाइनरी, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग फैक्ट्री, देश का सबसे बड़ा बोकारो स्टील प्लांट, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और भी बहुत सारे अनगिनत सुधार इन्होंने किया। इनकी 1961 में मृत्यु के बाद जो बिहार में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई, वही बिहार की पिछड़ेपन की सबसे बड़ी कारण बनी। 1961 से लेकर 1989 तक कोई भी ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया जो पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। किसी ने 17 दिन तो कोई 50 दिन तो किसी ने 4 दिनों तक ही चीफ मिनिस्टर रह पाए हैं। इन 75 सालों में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। इन्हीं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से बिहार के छात्रों ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसे बिहार मूवमेंट या जेपी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत छात्रों ने बिहार में बढ़ती करप्शन और मिसरूल के खिलाफ किया था, लेकिन ये आंदोलन धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि केंद्र में बैठे कांग्रेस को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। इस आंदोलन में शामिल लोगों ने जात पात भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया और एक नारा भी दिया, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। लेकिन इस आंदोलन में शामिल लोगों को शायद ये पता नहीं था कि ये आंदोलन आने वाली बिहार की पॉलिटिक्स तय करेगी, क्योंकि इसी आंदोलन से बिहार और इंडिया के बड़े पॉलिटिकल लीडर निकले, जिसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी भी शामिल हैं। लेकिन इन सभी लीडरों में एक नाम काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, वो है लालू प्रसाद यादव, क्योंकि उस समय के चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर जो बैकवर्ड क्लास और कास्ट इनइक्वालिटी और डेवलपमेंट की बात करते थे, और यही सेम सोच और कास्ट इनइक्वालिटी की बात लालू प्रसाद यादव भी अपने भाषण और सभाओं में करते थे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के बाद कोई भी वैसा लीडर नहीं दिखा जो उस गैप को भर सके। इसी का फायदा लालू प्रसाद यादव को मिला और 1989 में बिहार के ऑपोजिशन लीडर बन गए और 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। यहीं से स्टार्ट होता है जंगल राज, जिसकी वजह से बिहार और बिहार में रहने वाले लोगों को आज तक भुगतना पड़ रहा है। 1990 से 2005 तक लालू यादव का ये 15 साल का कार्यकाल, जिसमें हत्या और किडनैपिंग बिहार में पैसा कमाने का जरिया और बिजनेस बन गया था। 2004 से 2005 तक 7,419 हत्या और 2,537 रेप के केस दर्ज किए गए। इससे कई गुना ज्यादा मामले तो दर्ज ही नहीं करा पाए, क्योंकि नेताओं और क्रिमिनल्स का काफी गहरा रिलेशन होता था। लालू यादव के दौर में शहाबुद्दीन जो उस समय सिवान के सांसद थे, उनका आतंक उस समय अपने पीक पर था। इनके ऊपर हत्या और किडनैपिंग के लगभग 40 मामले दर्ज था।
2005 में जब शहाबुद्दीन के घर पे पुलिस ने छापा मारा तो उसमें AK-47, नाइट विजन गॉगल्स और लेजर गाइडेड गन जैसे और भी कई हथियार शामिल था। यहाँ तक कि पुलिस की रिपोर्ट से ये पता चला कि शहाबुद्दीन को पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI से भी रिलेशन था। उसके खिलाफ कोई भी इलेक्शन लड़ने की कोशिश करता तो उसे सरेआम सड़कों पे हत्या कर दिया जाता। ये ऐसा दौर था जहाँ नेता भी सुरक्षित नहीं थे, यहाँ तक कि अधिकारी IAS IPS कोई भी सुरक्षित नहीं था। एक IAS ऑफिसर बीवी विश्वास की वाइफ चंपा विश्वास, उनकी माँ, बेटी और 2 मेड के साथ रेप किया गया। एक और DM G कृष्णैया को भीड़ ने पीट कर मार डाला। इसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि उस समय पब्लिक कितनी सुरक्षित होगी। खुद लालू यादव के साले सुभाष यादव और साधु यादव की दबंगई अपने पीक पर था। जब लालू यादव की बेटी की शादी होती थी तो अपने गेस्ट को आने जाने के लिए जबरदस्ती शोरूम से गाड़ियां उठा ले जाते। कहा तो ऐसा भी जाता है कि अपने फैमिली के हर शादी पे गवर्नमेंट फंड से 100 करोड़ तक खर्च किए जाते थे। बिजनेस और कारोबारी के हालात इतने खराब थे कि कोई भी बिहार में बिजनेस और फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता था, और जो भी उस समय कंपनियां थी सब दूसरे स्टेट भाग गए। वहीं लालू यादव पे 900 करोड़ रुपए का चारे घोटाले का भी आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ गया। यही कई घोटालों के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और बिहार तेजी से और ज्यादा पिछड़ता गया। इसी बीच साल 2005 में RJD को हराकर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने और आते ही उन्होंने कुछ बड़े कदम लिए, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए फास्ट कोर्ट ट्रायल लाए, जिसकी वजह से क्रिमिनल को जल्द से जल्द सजा सुनाई गई। आर्म्स एक्ट भी लाए गए ताकि जो पहले खुलेआम रोड पे बंदूक लेकर चलते थे वो ना के बराबर हो गए, जिसकी वजह से किडनैपिंग और मर्डर जैसे केस में काफी ज्यादा गिरावट आई। हर साल लगभग 10,000 दंगे होते थे, वो भी अब ना के बराबर हो गई। 2005 से 2010 के बीच नीतीश कुमार के फर्स्ट कार्यकाल पूरा होने तक लगभग 50,000 क्रिमिनल्स को पकड़ा गया। नीतीश कुमार ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा तो जरूर, लेकिन वैसा कोई बड़े कदम या डिसीजन नहीं ले पाए जिससे बिहार की डेवलपमेंट हो और कंपनियों को अट्रैक्ट कर सके। नीतीश कुमार का मानना है कि 755 किलोमीटर का जो दूरी है वही बिहार की डेवलपमेंट में सबसे बड़ी रुकावट है। सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये भी डेवलपमेंट नहीं होने चाहिए थे, लेकिन पंजाब और हरियाणा में बड़ी बड़ी कंपनियां रन कर रही है। ये भी स्टेट तो लैंड लॉक्ड ही हैं। ये चीजें कुछ हद तक सही है, लेकिन 100% नहीं। बिहार में कंपनियां ना आने का 2 सबसे बड़ा कारण है, पहला करप्शन और दूसरा लैंड एक्वायर करना। जंगल राज और सुशासन राज में देखा जाए तो एक ही मेजर चेंजेस आए हैं, वो ये है कि पहले अपराधियों का राज था और अभी अधिकारियों का राज है। यहाँ इतनी ज्यादा करप्शन है कि अगर कोई कंपनी फैक्ट्री लगाना भी चाहती है तो जिस एरिया में लगाना हो उससे पहले उस एरिया के विधायक और सांसद को फिरौती देनी होगी। अगर नहीं दिए तो शायद ही कोई कंपनी रन कर पाए। अगर कोई ये सब प्रॉब्लम से बच भी गया तो हर साल आने वाले फ्लड से शायद ही उसकी कंपनी बच पाएगी, क्योंकि हर साल कुछ भाग सूखे में जल जाती है तो आधे बिहार फ्लड में बह जाती है। ऐसा नहीं है कि बाढ़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ के नेता और अधिकारी इसे करना नहीं चाहते, क्योंकि हर साल आने वाले बाढ़ के फंड को हजम किया जा सके। दूसरा सबसे बड़ा कारण है लैंड एक्वायर करना। अगर कोई कंपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है तो उसके लिए जमीन खरीदनी पड़ेगी, और यहाँ 1 एकड़ जमीन खरीदने के लिए 15 से 20 जमीन मालिकों से बात करनी होगी। उसमें कोई बेचना चाहेगा तो कई लोग बेचना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास इतनी कम जमीनें हैं कि अगर वो बेच दें तो रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या। एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बिहार में 25 से 30% लोगों के पास कोई जमीन ही नहीं है। कुछ लोगों के पास अगर थोड़ी जमीन है भी तो उससे उनका घर चल नहीं पाता, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि बिहार से लाखों लोगों की संख्या में लोग दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं। आज बिहार की स्थिति ऑन टीवी ऑन पेपर जितनी खराब दिखती है उससे कहीं ज्यादा बिहार की खराब स्थिति है। ना कोई अच्छी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ना कोई अच्छी हॉस्पिटल है। यहाँ के लोगों के पास पैर में चप्पल नहीं है, लेकिन नेताओं के पास रैलियां करने के लिए बड़े बड़े हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इस इलेक्शन में इतनी रैलियां हुई, लेकिन किसी बड़े नेता के मुंह से ये नहीं निकला कि हम सरकार में आएंगे तो कंपनियां लाने का प्रयास करेंगे या बिहार से हो रहे पलायन को रोकेंगे। किसी ने कहा कि हमने इतनी नौकरियां दी, तो किसी ने हिंदू, मुस्लिम और जातियों के नाम पर वोट मांगे। ध्यान रहे, बिहार के पिछड़ेपन में नेताओं के साथ साथ बिहार के जनता का भी उतना ही हाथ है।